हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो री एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए यह प्रैक्टिस सेट है। टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 और टीआरई 4.0 के लिए प्लेटफॉर्म का यह वॉल्यूम 2 है, बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस बुक है। आज हम लोग सेट नंबर 1 को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, सेट नंबर 1 में जितने भी बिहार स्पेशल, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं प्रयास करूँगा कि पूरा यह बुक आपको कंप्लीट करवा दूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा सेशन को पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है क्लास 1 to 5 के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उसके सेट नंबर 1 को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, टेस्ट सीरीज फॉर बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक क्लास 1 से 5 तक के लिए है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी बिहार स्पेशल, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 पर हम लोग आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका पार्ट 2 है जनरल स्टडीज़, इसमें हम लोग जितने भी जनरल स्टडीज़ में आपके जीके जीएस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के जो प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 से जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रश्न, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। अब यहाँ पर ऑप्शन देख करके आप में से लगभग सभी लोग इसका आंसर आप लोग लगाएंगे, उपरिक्त में से कोई नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल मैंने आपको सेशन कराया हुआ था, जो हमारा जनरल स्टडीज़ का सामान्य अध्ययन का जो सेशन चल रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए 1920 में जो है लाहौर से, 1920 में लाहौर से उर्दू में, किस भाषा में, तो उर्दू में जो है, उर्दू में वंदे मातरम शीर्षक से डेली अखबार का प्रकाशन किया था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1909 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में वंदे मातरम समाचार पत्र जो है, इसकी शुरुआत पेरिस इंडियन सोसाइटी के तत्वावधान में मैडम भिखाजी कामा के द्वारा किया गया था। तो ये अब तीनों नाम आपको याद रखना है। मैडम भिखाजी कामा के द्वारा 1909 में, लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू में जो है, उर्दू में यह शीर्षक से डेली अखबार का प्रकाशन होता था 1920 में, ठीक है। और एक अरविंद घोष का भी नाम आप याद रखेंगे। इस तरह से पढ़िएगा, कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया, क्योंकि ऑप्शन में डलहौजी भी दिया गया है और कैनिंग भी दिया गया है। तो देखिए, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके कार्यकाल के दौरान लाया गया था, तो बेशक ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, लेकिन ये क्रियान्वित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। और यह जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, यह मुख्य रूप से पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण ही पारित किया गया था। क्लियर ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है 1854 में आपको वुड डिस्पैच याद होगा, ठीक है ना। वुड डिस्पैच जो है इसी के समय में जो है लाया गया था। और वुड डिस्पैच जो है उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ने कार्टा भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था।
बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सब लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स ये बनाया गया था किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है ना। चूंकि सुभाष चंद्र बोस के जो अध्यक्ष थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और त्रिपुरी संकट जो है इसी को कहा जाता है, त्रिपुरी संकट के रूप में इसे ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 1854 की उड डिस्पैच जो था, उड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? देखिए प्रश्न आ गया उड डिस्पैच के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के समय में यह पारित किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। और देखिए इसका लक्ष्य था भारत में जो पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति है उसको बढ़ावा देना है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन की बात की जा रही है। तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, तो ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था साइमन कमीशन। और उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड इरविन था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको जो है व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए, आंसर कमेंट करते चलिएगा, आपका रिवीजन होते चलेगा, ठीक है ना। तो सब लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। घटना 1911 की है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो 1911 में जो है आपको याद होगा 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम ये भारत आए हुए थे और यहीं पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा किया गया था। दरअसल 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में, लेकिन घोषणा 1911 में ही किया गया था। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल 1910 से लेकर के 1916 तक था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा सबसे पहले तो आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, ठीक है। चलिए 9 जनवरी सन आपको लिखना है। 9 जनवरी को मैंने बता दिया क्योंकि उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है ना। चलिए तो ये प्रसिद्धि मिली थी इनको चंपारण सत्याग्रह से, जो कि 1917 में हुई थी, 1917 की, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, नहीं पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपको याद होगा आत्माराम पांडुरंग थे और भी इसमें लोग थे, केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है, केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है आपको याद होगा कि एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर और भी लोग थे, लेकिन यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग दिया गया इसलिए सही है। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं किया था। आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था आत्मीय सभा की स्थापना, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद वेदांत कॉलेज है, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया था। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर देंगे कि निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैल करके ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ? मेरठ सैन्य विद्रोह से हुआ था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलिए बखूबी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1857 का विद्रोह है, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह की शुरुआत अगर पूछा जाए तो 10 मई 1857 आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि इनमें से किसे नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते हुए किसने जो है नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते हुए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया था?
कल ही वाले सेशन में हमने बताया था कि 1894 में जो है दक्षिण अफ्रीका में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना ये महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसका गांधीवादी सिद्धांत है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायत का गठन जो है ये आर्टिकल 40 में है, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में है। ठीक है, ये सब आपको याद है, इसलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? बताएंगे इसका राइट आंसर सब लोग क्या होगा? तो देखिए भारतीय संविधान का ये आर्टिकल जो 23 है, अनुच्छेद 23, इसमें क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 23 जो है यह मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध करता है। ठीक है ना, और यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 है। 24 आपको पता होगा कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको जो है जो श्रम पे लगाने पर निषेध करता है, किसी भी जोखिम भरे कार्य पर। ठीक है ना, और आर्टिकल 23 जो है यह क्या करता है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम यानी कि मानव तस्करी और बलात् श्रम पर यह प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। देखिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश यानी कि द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है? बताइए ये कौन सी जनजाति है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोंड जनजाति। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसका अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाए और न ही उसे दंडित किया जाए। यह कौन सा अनुच्छेद है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल जो है आपका 20 का 2 है। ठीक है ना, 20 का 2 है। इसमें कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक समय में किसी व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। बताइए तो ये राज्य जो है स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ये राजस्थान है। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है भजनलाल शर्मा। ठीक है ना, चलिए हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ड्रमलिन होगा। जब भी अंडाकार आकार का होगा तो ये आपका ड्रमलिन है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एस्कर्स दिया गया। एस्कर क्या है? रेत और बजरी से बनी लकीरें हैं जो ग्लेशियरों के भीतर और नीचे सुरंगों के माध्यम से या ग्लेशियरों के ऊपर पिघलने वाले पानी के चैनलों के माध्यम से बहने वाले हिमनद पिघलते पानी के द्वारा जमा किए जाते हैं ये, और समय के साथ चैनल या सुरंग तलछट से भर जाती है, यही एस्कर है। और मोरेन जो है, मोरेन बड़ी मात्रा में चट्टान और गंदगी है जिन्हें ग्लेशियरों के द्वारा आगे बढ़ने पर एक तरफ धकेल दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका 74.04%। क्लियर, ये आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। देखिए कह रहा है कि आबनुस, महोगनी, शीशम के पेड़ जो है किस प्रकार के जंगल के हिस्से हैं? आबनुस, महोगनी ये सब किस प्रकार के जंगल के हिस्से हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में। अच्छा, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। और ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुल
ठीक है ना। एक प्रकार का यह जो है पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति है। देखिए कौन सा भारतीय राज्य कुल्ह के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है, तो ये कौन सा राज्य है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला, तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे ज़्यादा धान की खेती और सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती ये रोहतास में होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन। ठीक है ना। चीनी का उत्पादन यानी कि गन्ना का उत्पादन कहिए, शुगर केन का उत्पादन ये पश्चिम चंपारण में होता है। ठीक है, गन्ना है ये। और जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन बताइए किसने किया था। ये सब प्रश्न ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है ना। तो जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो को जो लोग नहीं देखे हुए हैं वो एक बार देख लीजिएगा। चले, तो ये आपका क्या था, श्री कृष्ण सिंह ने और शाह मोहम्मद जुबैर ने। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर। और 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। चलिए हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है, किसकी सहायता से ये जो रैंप योजना है उसको एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है, तो फ्रेंड्स यह वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। पहली बार बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 2006-07 के लिए। ठीक है ना। और वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री सुशील कुमार मोदी थे। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो फ्रेंड्स ये बांकीपुर में रखा गया था। आपको याद होगा बांकीपुर पटना में ही पड़ता है, तो ये पटना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में, और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। दूसरा 1922 में गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि जीएसटीएटी के पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, इन्हीं को नियुक्त किया गया है 4 साल के लिए। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में किया गया है। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का जो घोषणा है यह किस राज्य में किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर आपको दिखेगा इनमें से कोई नहीं। कारण क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर होगा वो इसमें से आपका हो जाएगा। आपको पता है कि उत्तराखंड ने किया है, और उत्तराखंड ने नक्षत्र सभा लॉन्च किया है, नक्षत्र सभा। ठीक है ना। नक्षत्र सभा के नाम से यह पहला खगोल पर्यटन अभियान उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड याद रखिएगा, उत्तराखंड। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 3 मई के दिन। ठीक है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई के दिन मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 78 के बाद हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने यूपीआई जैसे त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी किया है रिसेंटली, बताइए। तो फ्रेंड्स ये नामीबिया में किया है। ठीक है ना, नामीबिया में। चलिए अफ्रीका में पड़ता है। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है, तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, इसमें से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। अच्छा देखिए कीटभक्षी पौधे जो हैं उनका नाम याद रखिएगा। कीटभक्षी पौधे में कौन कौन से आता है, तो एक आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है ना। वीनस में लिखता हूँ, यहाँ ध्यान थोड़ा सा दे दीजिए, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है ना। वीनस फ्लाई ट्रैप। उसके बाद ब्लैडर वार्ट, ठीक है ना, ब्लैडर वार्ट। ठीक है। उसके बाद देखिए कोबरा लिली। ठीक है। उसके बाद ड्रोसेरा आता है, ड्रोसेरा का नाम याद रखिएगा, ड्रोसेरा आएगा। ठीक है ना, ड्रोसेरा। उसके बाद इसको सनड्यूस भी कहा जाता है, तो यहाँ सनड्यूस दिया गया है। ठीक है। और पिचर प्लांट आता है, घट पर नहीं आता है। इसमें से देखिए प्रोथैलस नहीं आएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है, इसमें से रेगिस्तानी पेड़ कौन सा है, बताइए राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। ताड़ वगैरह जो होता है ना, ताड़ खजूर ये सब रेगिस्तान में होते हैं।
और रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे हैं उनको मरुद्भिद कहा जाता है। हिंदी में इनको मरुद्भिद और अंग्रेजी में इनको जीरोफाइट कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक, यहाँ देखिए अजैविक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, अजैविक प्रदूषक पूछा गया है। तो अजैविक प्रदूषक इसमें से कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए आर्सेनिक होगा, ठीक है ना, अजैविक पूछा गया है। चलिए, कौन सा इसमें से प्राथमिक प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक, यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये बड़ा पूछा जा रहा है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा इसमें से प्राथमिक प्रदूषक है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, प्राथमिक प्रदूषण में एक तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, उसके बाद अमोनिया आएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड आएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी आएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड NO आता है। उसके बाद वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोसोल, ये सब आते हैं आपके प्राथमिक प्रदूषक में। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा, सेकेंडरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी में क्या क्या आता है? सेकेंडरी में आता है सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड को SO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है ना। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आता है, फिर सल्फ्यूरस एसिड आता है H2SO3, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओजोन, ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जैविक ऊर्जा ऑर्गेनिक एनर्जी का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो देखिए, सभी लोग कमेंट करिए, जैविक ऊर्जा का यानी कि ऑर्गेनिक एनर्जी का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये आपका सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधक यानी कि एयर प्यूरिफायर के रूप में किया जाता है? बताइए, एयर प्यूरिफायर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है वायुयान में? चलिए, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का, जिसका प्रयोग एयर प्यूरिफाई के रूप में वायुयानों में किया जाता है। देखिए, अपघटक जो है ये किस पोषण स्तर के जीव हैं? अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पोषण स्तर 1 में क्या आएगा, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, पोषण स्तर 1 में जो हरे पौधे हैं, उत्पादक हैं, ये पोषण स्तर 1 में आते हैं। पोषण स्तर 2 में कौन आता है? तो पोषण स्तर 2 में शाकाहारी आता है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे। पोषण स्तर 3 है, पोषण स्तर 3 में मांसाहारी आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे। और पोषण स्तर 4 जो है ना, इसमें मांसाहारी से भी ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि ये आएंगे शीर्ष मांसाहारी, ठीक है ना, जिसमें कि अपघटक आ सकता है पोषण स्तर 4 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर C राइट आंसर इसका होगा, ठीक है। चलिए, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़िए, आंसर इसका कमेंट करिए कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर C जो है, जब कोई कण अपनी शुरुआती बिंदु पर लौटता है, जब कोई कण अपनी शुरुआती बिंदु पर ही लौट जाता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। बिल्कुल इसका विस्थापन शून्य होता है, इसलिए ये वाला सही नहीं है। बाकी देखिए, बाकी सब सही दिया गया है। विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है और विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, कोई द्रव कब ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है? जब स्पर्श कोण का मान कितना होता है? बताइए, कोई भी द्रव जो है कब किसी भी ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है? जब उसका स्पर्श कोण का मान कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर। तो 90 डिग्री से बड़ा होगा तब, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, इस चित्र को देखना है और यहाँ पर मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। कह रहा है कि ग्रह की गति है दीर्घवृत्ताकार, कक्षा में सूर्य के चारों ओर प्रदर्शित की गई। यदि वृत्त की गति यदि ग्रह की गति बिंदु P और Q पर क्रमशः V1 और V2 हो तो V1 और V2 परिणाम के बीच कौन सा संबंध होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन करिएगा। प्रश्न कि वह रासायनिक यौगिक कौन है जो 2 तत्वों से बना हुआ है? वह रासायनिक यौगिक कौन सा है जो 2 तत्वों से बना है? बताइए। तो ये आपका बाइनरी है, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन जो है यह एक अनुत्क्रमणीय, ठीक है ना, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जब रासायनिक परिवर्तन में चेंज हो जाएगा तो उसको फिर से नहीं बदला जाता है, आप जानते हैं, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, नए प्रकार का पदार्थ बनता है, बिल्कुल, और निकाय की एंथैल्पी जो है वो भी बदलती है
और पदार्थ का रासायनिक गुण तो डेफिनेटली चेंज हो जाता है। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है। कौन जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका होगा विद्युत उत्पादन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से होता है। यानी कि आप कह सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर होता है ये किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अच्छा कवक की कोशिका भित्ति जो होती है, कवक की कोशिका भित्ति ये काइटिन की बनी होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, काइटिन के, हो सकता है पूछ लिया जाए। देखिए बीजों का अंकुरन क्या कहलाता है, जब वे फल के अंदर ही होते हैं, फल के अंदर ही होते हैं। बीजों का अंकुरन क्या कहलाता है, जब वे फल के अंदर ही होते हैं। चलिए फ्रेंड्स उसको कहा जाता है विविपेरी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण जो है पर्णरहित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 97 नंबर। देखिए कि भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है, स्वतंत्र होने से पूर्व। तो फ्रेंड्स ये कौन है, बताइए राइट आंसर। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध और पलासी के युद्ध याद रखिएगा, पलासी के युद्ध 1757 में लड़ा गया था, और बक्सर का युद्ध जो है ये लड़ा गया था आपका 1764 में, ठीक है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ठीक है। चलिए उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीनें, भवन ये सब क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इनको अस्थाई पूंजी कहा जाता है। उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीन, भवन ये सब अस्थाई पूंजी होते हैं, ठीक है ना। चलिए नीचे दी गई जो आपकी घटना है उनका सही कालानुक्रम आपको बताना है। सही कालानुक्रम क्या होगा बताइए। तो अगस्त 1920, हाँ ठीक है, आपका 1920 याद रखिएगा, सन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन, चौराचारी कांड 1922 की है। उसके बाद आपका संविधान आज्ञा 1930 की घटना है, और भारत छोड़ो 1942 की घटना, यही है ना। तो ये क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनई नेता पर जो है ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दरअसल ये घटना जो है ना 1945 की है, और इसको आपको लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है, लाल किले मुकदमा। और इसमें जो आईएनए के 3 फौजी थे जिन पर आपको ये आरोप लगाया गया था, ये कौन थे। तो इनका नाम है, पहला नाम तो आप याद रखिएगा यहाँ पर प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, और तीसरा नाम है गुरु बख्श सिंह, गुरु बख्श सिंह, ठीक है ना। ये 3 नाम आपको याद रखना है, इसमें से मोहन सिंह नहीं है, ठीक है ना। और देखिए ये जो आपके इनके विरुद्ध मुकदमा चला था उस समय कांग्रेस के जो भोलाभाई देसाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सापरू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, अरुणा असफ अली थी। इन लोगों ने बचाव पक्ष में इनका वकालत किया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के द्वारा न तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ना ही यहाँ पर देखिए मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है ना। अनुच्छेद आप बताइएगा मुझे, ठीक है ना, आप मुझे अनुच्छेद बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से भी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व का लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल है। तो फ्रेंड्स ये जो आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 42 है ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय संरचना दिया था, ये आपको याद होगा। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो यह माना जाएगा 7 दिनों के बाद। चलिए आइए 106 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति पूछा गया, न कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी, आपको याद होगा। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति प्रश्न में पूछा गया है। तो ये उपराष्ट्रपति हैं आपके राधाकृष्णन जी, हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खाली स्थान दिया गया है, भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ता है। तो ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। चलिए स्वर्णिम चतुर्भुज, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय पठार का एक उपमंडल नहीं है? मेघालय पठार। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात मेघालय पठार की आई है। देखिए मेघालय पठार जो है यह भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का यह विस्तार है, ठीक है ना। और परंपरागत रूप से मेघालय पठार गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया इन पहाड़ियों में विभाजित है। यहाँ पर धनसिरी नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? दक्कन के पठार से नहीं घिरा हुआ है। तो देखिए दक्कन के पठार से इसमें से मध्य प्रदेश होगा। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स इनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। इनको क्या कहा जाता है? इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान पूछा गया है कि कहाँ पर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सहारा रेगिस्तान जो है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में है सहारा, सबसे गर्म मरुस्थल है यह। देखिए निम्न में से कौन सी किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है। तो देखिए निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है, तभी तो वो अंतिम वस्तु है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? आनुवांशिकता रूपांतरित फसल व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यह जो है आपका बीटी का पास है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर चूंकि व्यावसायिक पूछा गया है इसीलिए। चलिए 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था पद्म भूषण। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्राम और लघु उद्योग समितियों को खाली स्थान दिया गया के रूप में भी जाना जाता है। ग्राम और लघु उद्योग समिति को तो फ्रेंड्स ये करवे समिति के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, तो इसमें से आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आपका उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना जो है ये आपका सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। बाकी जनधन योजना तो आपको पता ही है और ये भी है, ठीक है ना। उज्ज्वला योजना तो आपको शायद गैस सिलेंडर से है क्या? उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से ही है। चलिए भारत की एक बार आप बताइएगा कि क्या मैं सही बता रहा हूँ। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के झाखड़ी में नाथपा झाखड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में, और यह भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट यहीं पर लॉन्च हुआ है। चलिए हाल ही में देखिए किसने ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीता? प्रश्न को फिर से पढ़िए। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता है किसने? ये जीता है पूर्णिमा देवी बर्मन ने। देखिए हाल ही में जारी विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा, ठीक है ना, अस्वास्थ्यकर, स्वास्थ्यकर नहीं, अस्वास्थ्यकर, अनहेल्दी हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा जगह शीर्ष पर है? तो ये काठमांडू है। कौन सा? काठमांडू है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 5 वर्षों में आयोजित होने वाला गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है? गगन शक्ति 2024 तो फ्रेंड्स ये किया गया पोखरण में, राजस्थान में। चलिए अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? संघाई सहयोग संगठन, तो ये आपका कजाकिस्तान अस्ताना में, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे जो है उद्भूत हुई थी। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना तो ये हुई थी आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसी से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जो यूट्रोफिकेशन है, सुपोषण है, किसके आधिक्य से होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है नाइट्रोजन के, ठीक है ना। नाइट्रोजन यहाँ पर सुपोषण पूछा गया है ना, इसीलिए। चलिए एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर जाने पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ह्रास होता है। तो ऊर्जा का 90% ये ह्रास हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक ही रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है। तो फ्रेंड्स ये करती है 5.5 से 7 माइक्रोन तक। अति लेड विषाक्तन यानी कि जो पॉइजनिंग है, अति लेड विषाक्तन से क्या होता है। तो लेड विषाक्तन से जो होता है यह आपका क्या होता है, प्लम्बिरम होता है, ठीक है। और इटाई जो होता है ये किससे होता है, इटाई बताइए तो ज़रा कमेंट करके। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो ये आपका उत्परिवर्तन है ना, ये बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। देखिए एक समतल कांच की गुटकी को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वो अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा वो कौन सा अक्षर है। तो ये अक्षर जो है लाल होगा, लाल का विचलन कम होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स ये सभी डायनेमो जो आपका सभी डोमेन्स जो है ना कि सभी परमाणु घूम जाते हैं। विद्युत जो वायर होता है तार, उसका प्रतिरोध होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका व्युत्क्रमानुपाती। चलिए किसी तत्व के तुल्यांकीय भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है, बताइए इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपका परमाणु भार का, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 4 एक जैसी केतली हैं और 4 एक जैसे केतली का आधार समान मोटाई के विभिन्न धातु से बने हैं, समान मोटाई के विभिन्न धातु से, जिसमें समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी ताप पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा, बताइए। तो फ्रेंड्स ये कॉपर है, ठीक है ना। चलिए सुचालक जो होगा उष्मा का। चलिए उसके बाद देखिए वसाओं तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है। वसा और क्षार से जो बनता है ये उत्पाद, बताइए। बेस और आप फैट्स जो कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका साबुन और ग्लिसरॉल है। चलिए 134 देखिएगा, प्रश्न है कि शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स ये हाइपोथैलेमस करता है। चलिए उसके बाद देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए 136 से लेकर के 150 तक में रीजनिंग के प्रश्न दिए गए, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आज ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। वह कौन सा गुण है जो F1 पीढ़ी के प्रभाव में रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका प्रबल। और आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, सेशन को लाइक करिए और इसको शेयर कर दीजिए।